हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए क्लास में अफवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम जो है हिमालयी अफवाह तंत्र को देखेंगे। हालांकि हम ये देखते हैं कि अफवाह तंत्र दो प्रकार से पढ़ते हैं कि उत्तर भारत का अफवाह तंत्र या हिमालयी अफवाह तंत्र। जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उनके बारे में अध्ययन करना है हिमालयी अफवाह तंत्र, और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंदर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ जो है हिमालयी अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिंधु नदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र कुछ और नहीं, कोई नदी बहती है, उस नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर उनका अध्ययन करना ही अफवाह तंत्र कहलाता है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। कल हम जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, उसमें जो है हम हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को थोड़ा कंपेयर करेंगे। तो उसके बारे में जो भी फैक्ट्स बनते हैं वो जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग जो है सीधा स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी अफवाह तंत्र, इसका अफवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3,81,289 वर्ग किलोमीटर जो है भारत के अंदर है। सिंधु नदी अफवाह तंत्र जो है वो 3 देशों के अंदर है, चीन, भारत और पाकिस्तान। शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, वो बोकरसू ग्लेशियर से जो है वो ये नदी निकलती है मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है सिंधु नदी, और जो है भारत में बहती हुई वो जो है काराकोरम श्रेणी के बाद जो है वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो 3 देशों के अंदर इसका जो है पूर्णतः विस्तार है। टोटल इसका जो है 11,65,000 किलोमीटर, जिसमें 3,21,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे, भारत के अंदर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखेंगे। पूरी लंबाई सिंधु नदी की कितनी है, 2880 किलोमीटर, और ये भारत में कितनी है, 1114 किलोमीटर जो है वो भारत के अंदर है। इसका उद्गम तिब्बत चीन में जो है मानसरोवर झील के नजदीक जो है बोकरसू ग्लेशियर से हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे इसका उद्गम कहाँ हुआ है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के अंदर आपको कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास में जो है ग्लेशियर है जिसका नाम है बोकरसू ग्लेशियर। ज्यादातर हिमालयी नदियां हमने देखा होगा, ब्रह्मपुत्र देखेंगे, सतलज देखेंगे, ये सारी की सारी नदियां जो है वो मानसरोवर झील के आसपास ही निकल के आती है। लद्दाख श्रेणी को काटती हुई ये नदी जम्मू एवं कश्मीर में एक गार्ज का निर्माण करती है, जैसे महाखंड का निर्माण करती है। गार्ज या महाखंड क्या होता है? महाखंड वो होता है, जैसे हम लोग ये देखते हैं, एक मिनट थोड़ा समझा देते हैं कि हिमालय का निर्माण जो है वो सीनोजोइक महाकाल में, हिमालय के चैप्टर में अपने पढ़ा था, सीनोजोइक महाकाल में लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले। उससे पहले क्या था, उससे पहले 2 ही भागों में बटा हुआ था, जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, 2 हिस्सों के अंदर जो है अपनी पृथ्वी बटी हुई थी। तो यहाँ से जो नदियां बहती थी, जब हिमालय का निर्माण हुआ उससे पहले भी यहाँ पे जो है कुछ नदियां बहती थी। तो हिमालय के अंदर बहने वाली नदियां जो है वो ज्यादातर कैसी है, पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी। तो जो है हिमालय का निर्माण होता गया, साथ ही साथ वो नदियां जो है हिमालय को काटती गई, तो जो है हिमालय की ऊंचाई के साथ साथ बीच में जो एक गहरा भाग बनता गया, और उस गहरे भाग को महाखंड या गार्ज कहा जाता है। तो सिंधु नदी जो गार्ज बनाती है उसका नाम है सिंधु गार्ज। कहाँ पे है, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो सिंधु गार्ज का निर्माण या महाखंड का निर्माण कौन करती है, लद्दाख श्रेणी के अंदर सिंधु नदी करती है। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो है, देखो इसके अंदर बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है सिंधु के अंदर, लेकिन कुछ पाकिस्तान से आती है, उनके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे काबुल है। लेकिन हिमालय के जो भारत के अंदर ही जो कुछ हिमालय क्षेत्र से जो है सिंधु नदी में नदियां आती, छोटी छोटी कौन कौन सी है, श्योक, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है उससे एक नदी, नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है, नुब्रा। वो नुब्रा नदी जो वो श्योक नदी के अंदर जो है अपना जल गिराती है, और श्योक नदी कहाँ जाकर गिरती है, श्योक नदी जो है सिंधु घाटी में अपना जल मिलाती है। सिंधु नदी में गिलगित नदी, जास्कर, नुब्रा, सिगार, ग्रास्टिंग और द्रास, सारी की सारी नदियां जो है वो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में जो है अपना जल जो है सिंधु में गिराती है। सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की दक्षिण और बहती हुई जो है मिठानकोट के अंदर जो है पंचनद के जल प्राप्त करती है। देखो सिंधु नदी जो है पहले तो शुरुआत में जो है इस पश्चिम की ओर चलती है, फिर जो है सिंधु गार्ज का निर्माण करते हुए जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, और दक्षिण की ओर चलते हुए जो है पाकिस्तान का एक शहर है मिठानकोट, वहां पे जो है वो पंचनद का जल प्राप्त करती है। और पंचनद कौन कौन से अभी हम पढ़ेंगे, जो 5 नदियों का जल है या 5 नदियां जो है सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां, उसको पंचनद कहा जाता है।
शुरुआत कैसे करेंगे अपन पढ़ेंगे। चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी, व्यास और सतलज, ये पांचों नदियां जो है इनको पंचनद भी कहा जाता है। पंचनद अर्थात पंजाब की 5 नदियां, मुख्य नदियां कौन कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अंत में सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। तो इधर की साइड आएगी तो अपने को पता है पश्चिम की साइड तो क्या है? अरब सागर ही है। तो आखिर में जल अपना कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। अब है इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी? चिनाब, झेलम, उसके बाद रावी, व्यास और सतलज के बारे में। इनका छोटा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनका उद्गम कहाँ होता है और या फिर अपना ये जल जो है किस नदी के अंदर गिराती है। शुरुआत करते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब का निर्माण जो है या उद्गम जो है वो बड़ा दर्रे हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आज मैं कोशिश करूंगा शाम तक एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे कि प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ लेंगे। जो कुछ भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। और उसके बाद दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के अंदर कुछ दर्रे हैं उनको पढ़ा जाता है। तो वो हम लोग जो है एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, आप जरूर देखें ताकि आपको याद हो जाएगा कि दर्रे क्या होते हैं और कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो बड़ा लाचा दर्रा, तो रोहतांग दर्रा और बोमडीला दर्रा, ये सारे कहाँ हैं? सॉरी, बोमडीला नहीं, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। और ये संगम, ये कौन सी नदी है? संगम किसको बोलते हैं? संगम या प्रयाग उसको बोलते हैं जहाँ पे दो नदियां अपना एक दूसरे का जल जो है एक साथ शेयर करती है, मतलब एक साथ मिल जाती है, उसको संगम बोला जाता है या उसको प्रयाग भी बोला जाता है। गंगा नदी तंत्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से, आपको ये सुना होगा अलकनंदा और भागीरथी का जो है जहाँ संगम होता है उसको देव प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग का मतलब होता है संगम। तो ये संगम जो है सिंधु नदी के साथ होता है। यह नदी चंद्रा और भागा 2 धाराओं से हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में मिलने से बनती, इसलिए इसको जो है चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है केलांग, उसके निकट तांडी के समीप जो है 2 धाराएं मिलती है। 2 धाराओं का एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। तो चंद्रा और भागा एक साथ मिलती है। तो इस नदी को जो है आप पूछा जा सकता है कि किस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? तो चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी सहायक नदी, ये भी इंपोर्टेंट, बहुत सारे लोग सतलज नदी कर लेते हैं। सिंधु नदी या सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। आगे देखते हैं झेलम नदी। झेलम का उद्गम जो है शेषनाग झील के समीप वेरीनाग झील से हुआ है। शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, ये सारी झीलें जो अपन मानस बल, ये सब झीलें पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये सारी झीलें जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। मैप वाइज झीलें हैं जो ये अपोहा तंत्र खत्म होने के बाद अपन जो है झीलों का ही टॉपिक लेंगे। और ये नदी जो है किस नदी में अपना जल गिराती है? ये नदी जो है चिनाब के अंदर अपना जल गिराती है, झेलम नदी। आगे देखेंगे, यहाँ आप मैप से एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि आपको ये रहे कि, और आपको अगर ये नोट्स डाउनलोड करना है ना तो नोट्स जो है अपने पीडीएफ चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ सॉरी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें ताकि आपको लिखने की ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये जो नदी है ये है सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद नीचे जो है ये कौन सी है? ये झेलम नदी है। और उसके बाद नीचे जो है चिनाब, उसके बाद रावी, फिर छोटी सी नदी यहाँ पे व्यास है, यहाँ लिखी हुई नहीं है, और सॉरी यहाँ पे ये व्यास, और ये जो है सतलज नदी है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे। अगर जो है सिंधु नदी के बारे में और देखेंगे तो आपको पूर्वी और पश्चिम नदियों के बारे में अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु नदी की जो है एक तो झेलम नदी जो कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? वो बड़ा लाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब रावी और व्यास की बात करेंगे, दोनों ही जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप से। तो अब इनके बारे में देखेंगे। फिर देखते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट एक तालाब से निकलती है जिसका नाम है राकस ताल, वो भी ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग रावी नदी। रावी नदी के बारे में क्या देखते हैं? जो है उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे के पास से होता है और संगम जो है वो चिनाब नदी में होता है। हिमाचल प्रदेश में ये नदी चंबा घाटी में बहती है। चंबा घाटी के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये जरा ध्यान रखेंगे, रावी नदी प्रवाहित होती है। उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रे के पास होता है और इस जो है मिलती कहाँ पे जाके? ये चिनाब नदी में जाके मिलती है। इन नदियों पे बहुत सारे बांध भी बने गए और बांधों के बारे में हम जो है परियोजनाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनको अलग से बांधों को देखेंगे। जैसे रावी नदी पर जो है वो 3 बांध भी बनाए हुए हैं। व्यास नदी का उद्गम जो है वो भी रोहतांग दर्रे के समीप से जो है व्यास कुंड से होता है
और इसका संगम जो है सतलज से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यास नदी और आपस में जो है सतलज नदी मिलते हैं। वो कौन सी जगह पे? वो तो पंजाब में हरिके नामक जगह पे मिलते हैं। पंजाब के हरिके नामक जगह पे जो है व्यास और सतलज नदी मिलते हैं, जहां पर जो है एक हरिके बैराज नाम का बांध बनाया हुआ है और वहां से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू की गई है। और भी इस पे बांध बनाए हुए हैं। व्यास नदी पे तो एक पोंग बांध भी बनाया हुआ है। ये कपूरथला तथा अमृतसर जिले से होकर गुजरती है और हरिके के पास जो है सतलज नदी में मिल जाती है। हमने देख लिया। आगे देखेंगे हम लोग सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम जो है वो राकसताल झील, वो भी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। और तिब्बत कहाँ पे आपको, सॉरी मानसरोवर झील कहाँ पे है? वो कैलाश पर्वत श्रेणी पर है। कैलाश जो है लद्दाख का ही हिस्सा है। हमने जब हिमालय पढ़ा था तो पढ़ा था ट्रांस हिमालय में ऊपर से दक्षिण तक पढ़ा था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख का ही जो है पूरी विस्तार है उसको क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत बोलते हैं। कहाँ पे? कैलाश, सॉरी तिब्बत के अंदर। उसमें ही जो है मानसरोवर झील है, वहीं से ये सतलज नदी और सिंधु नदी निकलती है। संगम जो है वो किस में होता है? चिनाब नदी में। ये अपनी जो सतलज नदी वो अपना जल कौन सी नदी में गिराती है? चिनाब नदी में। अपने उद्गम पर ये लोंगचेंग खंबाब के नाम से जानी जाती है। जब ये उद्गम होता है मतलब तिब्बत के अंदर, या फिर ऐसे पूछ ले तिब्बत के अंदर सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो लोंगचेंग खंबाब के नाम से जाना जाता है। ये नदी यह हिमाचल में सिपकिले दर्रे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। जो पहले अपन ने पढ़ा था रावी नदी, वो कौन सी जो है दर्रे के अंदर बहती है? वो जो है चंबा घाटी के अंदर बहती है। और ये सतलज नदी जो है वो सिपकिले दर्रे के अंदर बहती है। यहां से थोड़ा मैप देखोगे तो ये जो है बोखरचू ग्लेशियर है और वहां से, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से जो है ये सिंधु नदी निकलती है। और उसके बाद जो है यहाँ अपन जो है सियाचिन के बाद देखेंगे। सियाचिन से अपने देख भी लिया था कि सियाचिन ग्लेशियर से जो एक नदी निकलती है श्योक, ठीक है। और श्योक में जो है पहले जो है एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। यहां से देखते हैं तो सबसे जो है झेलम नदी जो कहाँ से वेरीनाग झील से निकलती है। फिर जो चिनाब नदी जो है वो या हिमाचल प्रदेश से फिर वापस जम्मू कश्मीर जाके फिर वापस दक्षिण की तरफ आती है। उसके नीचे जो है व्यास नदी, रावी, फिर व्यास और फिर कौन सी है? सतलज नदी, ठीक है। और ये व्यास और रावी जो है यहाँ पे व्यास सतलज नदी यहाँ पे हरिके में मिल जाती है। रावी नदी जो है यहाँ पे अपना जल जो है चिनाब के अंदर मिला देती है। और ये व्यास और सतलज दोनों का जल जो है यहाँ पे जाके सतलज में मिल जाता है। और ये मिठानकोट में सारी की सारी पांचों नदियों का पानी जो है वो सिंधु नदी में मर्ज हो जाता है। इसलिए इसको जो है पंच नदी कहा जाता है, पंच नदी। आगे देखेंगे सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को जो है वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के अंदर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है संधि होती है, जिसको IWT भी बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अनुसार जो है जब 1947 जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो 48 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें भारत जो है इन नदियों का पानी रोक देता है। तो पाकिस्तान इसकी जो है यूएनओ से या फिर यूएनओ में इसका मुद्दा उठाता है। तो फिर ये संधि होती है। 1960 में ये संधि होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे होती है? कराची में होती है। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू सिग्नेचर करते हैं और पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री आयूब खान जो है सिग्नेचर करते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो है तीन प्रमुख जो है, एक सेकेंड, 6 प्रमुख नदियां आपको ऐसे ध्यान रखना है, या उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम ऐसे क्रम में। देखो पश्चिम में कौन कौन से? सिंधु, झेलम और चिनाब। उसके बाद याद देखोगे रावी, व्यास और सतलज। जो ये 3 पश्चिम नदियां हैं, इनका 80% अधिकार पानी का यूज करने का किसको दिया गया? पाकिस्तान को। तो याद रखना कि कौन कौन सी नदियों का 80% जो है वो अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। तो सिंधु, झेलम और चिनाब। उसके नीचे वाली जो पूर्वी नदियां हैं वो कौन कौन सी? रावी, व्यास और सतलज। इसका पूरा अधिकार किसके पास है? भारत के पास। तो आप जनरली पढ़ोगे तो सिंधु, झेलम और चिनाब के ऊपर आप जो है बहुत ही कम बांध, हाइड्रो पावर प्लांट देख सकते हो, लेकिन बांध नहीं बनाए गए हैं। लेकिन इन नदियों पर जो है बहुत सारे बांध बना के, जैसे आपने देखा होगा सतलज और व्यास नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे जो है हरिके बैराज नाम का बांध बना के और वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, क्योंकि इन तीनों नदियों के पानी का जो है संपूर्ण अधिकार भारत के पास है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते पर जो है हस्ताक्षर होते हैं और प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान जो है इस पर हस्ताक्षर करते हैं।
सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र जो है 3 पूर्वी नदियां मतलब इधर की नदियां, रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज के जल पर जो है भारत का पूरा अधिकार है, जबकि 3 पश्चिम नदियां जो पश्चिम में इधर की साइड है वो झेलम, चेनाब और सिंधु जो है इसका 80% अधिकार जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। यहां से आप इसको देख सकते हो पाई चार्ट। अब सिंधु जल नदी तंत्र खत्म कर दिया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र क्या है? गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों के बारे में ही अध्ययन करना गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र के बारे में पहले गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो गंगा नदी का जो है उद्गम कहां से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। वहां एक जगह है गोमुख और उसके पास एक ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन जब वो गंगोत्री ग्लेशियर से सभी नदी निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता। जब गंगोत्री से निकलती है, जब गंगोत्री से निकलती तो इस नदी का नाम होता है भागीरथी। और फिर आगे चलते चलते जो है उत्तराखंड के अंदर भागीरथी जो है वो एक और नदी से मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा नदी से मिलने के बाद जो है इस नदी का नाम क्या होता है? गंगा होता है। ठीक है, तो गंगा नदी का गंगा नाम जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है। और ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में मिलने से पहले आप थोड़ा सा ये भी याद रखें कि अलकनंदा जो है पहले बहुत सारी धाराओं से मिलकर आती है। सबसे पहले जो अलकनंदा का नाम भी पहले अलकनंदा नहीं होता, पहले 2 छोटी छोटी धाराएं होती है। कौन कौन सी? एक होती है विष्णु गंगा, एक होती है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलकर जो है कहां पे मिलती है? दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती है, या फिर इसको जोशी मठ भी बोला जाता है। दोनों जोशी मठ में या फिर विष्णु प्रयाग में दोनों मिलकर एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा का उद्गम की बात की जाए तो ये भी उत्तराखंड से ही आती है। और कौन से ग्लेशियर से आती है? वो आती है सतोपत ग्लेशियर से। अलकनंदा के बाद जो है अलकनंदा के अंदर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है जो कहां पे मिलती है? नंदप्रयाग में। उसके बाद आपको पता है एक और नदी मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, और पिंडार नदी कहां पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। फिर एक और नदी मिलती है और वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? वो मिलती है मंदाकिनी नदी। ठीक है, और उसके बाद में आखिर जो है ये अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। ये सारे के सारे अलकनंदा की कहानी बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो अपने को याद होना चाहिए। कर्णप्रयाग में जो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, नंदप्रयाग का तो याद रखा ही जा सकता है क्योंकि नंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी जो है टोटल जो देशों की बात की जाए तो 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। और राज्यों की बात की जाए तो भारत में 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड से शुरू होकर फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद 2 धाराओं में बढ़ जाती है। ये भी हम देखेंगे। पश्चिम बंगाल में एक तो धारा जो है दक्षिण की तरफ पश्चिम बंगाल में रहती है जिसका नाम है हुगली। ये भी अपन पढ़ते हैं कि कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। और फिर आगे चलती जाती है जो बांग्लादेश के अंदर, और उसका मुख्य धारा को क्या बोलते हैं? भारत में तो भागीरथी बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद उसको जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर ये पद्मा नदी जो है वो किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है कि जो गंगा नदी की सहायक नदियां कुछ तो जो है इधर से आती है जिसको बोलते हैं दाएं तट वाली नदियां, सॉरी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, और इधर से जो है वो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। इधर वाली नदियां मुख्य कौन सी? एक तो है यमुना की सहायक नदियों में भी हम ये पढ़ते हैं कि चंबल, बेतवा, केन, ये सारी नदियां जो है सिंध, ये सारी यमुना की सहायक नदियां जो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और नदी मिलती है पटना के अंदर, सोन नदी। और उसके बाद में एक और नदी मिलती है जो है दामोदर नदी, जो कहां मिलती है? पश्चिम बंगाल के अंदर मिलती है, हुगली नदी के अंदर। इधर की साइड से और इधर की साइड से हम कौन कौन सी नदियां देखते हैं? तो देखो रामगंगा, गोमती, जो बाएं तट से मिलने वाली नदियों को क्रम देख लो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? वापस देखो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये भी पूछा जा सकता है कि बाएं तट से या बाईं ओर से मिलने वाली सबसे आखिरी नदी है, सबसे आखिर में कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो महानंदा जो है वो सबसे आखिर में सहायक नदी है, वो जो मिलती है वो पश्चिम बंगाल से ही उसका उद्गम होता है और वहीं पे जो है वो
गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करते हैं, जिसमें कोई पॉइंट अगर रह गए तो वो देखते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें आ गए हैं। मेनली जो है अपने को सहायक नदियों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी जो है बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी गंगा की नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ से देके चौथा दे दिया आपको सोन। तो आपको ये पता होना चाहिए सोन, चंबल, सोन, यमुना और दामोदर, ये तीनों जो है वो दाहिने तट की ओर से मिलती है। अब देखते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से जो है भागीरथी के रूप में ये नदी निकलती है। अभी आपने देख लिया। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर जो है संयुक्त धारा को जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के निकट गंगा के गंगा जो है यमुना में मिलती है, जिसको संगम या प्रयाग कहा जाता है। जो गंगा और यमुना एक दूसरे से नदियों को मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में मिलती है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था। तो प्रयाग जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नदियां दो मिलती हैं उसको प्रयाग कहा जाता है। इसलिए अपन पढ़ते हैं विष्णु प्रयाग, उसके बाद पढ़ते हैं नंद प्रयाग। इनको 5 प्रयाग में से कौन सा शामिल नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। 5 प्रयाग कौन कौन से उत्तराखंड के अंदर? तो विष्णु प्रयाग, फिर नीचे याद रखेंगे नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर जो है रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। नदियां कौन कौन सी हमने देख भी लिया और आगे अपन थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं में बंट जाती है। एक धारा जो है वो हुगली नदी के रूप में जो है अलग होती है और दूसरी मुख्य धारा जो है भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। जो पश्चिम बंगाल में जो है 2 धाराएं बन जाती है। एक तो भागीरथी ही रहती है जो है बाद में बांग्लादेश में चली जाती है, और एक दक्षिण में चली जाती है जिसका नाम है हुगली नदी। भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है और इसका जो है टोटल क्षेत्रफल कितना? 8,61,452 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई अभी आप याद रखना 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है, जो कि हालांकि आगे आ ही जाएगा। गंगा नदी तंत्र के बारे में आगे देखते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है विष्णु प्रयाग में जोशीमठ में मिलती है, जहां इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। कर्ण प्रयाग में जो है पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। आगे प्रवाहित होते हुए अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती हैं। इसके आगे अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। ये सारी चीजें बता दी है, लेकिन एक बार और बता देते हैं आपको ताकि और अच्छे से याद हो जाए। ये जो है वो धौली गंगा है और ये जो है विष्णु गंगा है, और दोनों कहां पे मिलती हैं? दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और इसको जो है जोशीमठ भी बोला जाता है। हाल ही में चर्चा में आपने सुना होगा, ठीक है। और जब ये जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में दोनों धौली गंगा और ये भी बद्रीनाथ का मंदिर ध्यान है। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है और केदारनाथ का मंदिर जो मंदाकिनी नदी के किनारे है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और अपने को भी ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो जोशीमठ के बाद जो है अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, फिर एक उसके अंदर जो है नंदाकिनी नदी मिलती है। ये जो नंदाकिनी नदी है वो है नंद प्रयाग में, ये तो बहुत ही याद रहता है। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग को आप ऐसे याद रख सकते हो कपी, ठीक है, बंदरगाह कपी। तो कहां से? कर्ण प्रयाग में जो है वो पिंडार नदी जो है आके मिलती है। तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को ऐसे याद रखोगे रोमन कपी रोमन ऐसे याद रखोगे तो पिंडार नदी जो है कपी से पी से हो जाएगा। पिंडार नदी कहां से हो जाएगा? कर्ण प्रयाग रोमन से हो जाएगा, रो से हो जाएगा, रुद्रप्रयाग मन से हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। तो आगे याद रखोगे मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि रुद्रप्रयाग में जो है पिंडार नदी आती है, मंदाकिनी नदी आती है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो आप इस प्रकार छोटी सी याद कर सकते। फिर आगे बढ़ती है, फिर आता है देवप्रयाग। तो बहुत ही कॉमन है, जो सबको याद होता है, जो भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलती है उसको। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि मंदाकिनी नदी भागीरथी नदी के अंदर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है बिलांगना नदी। बिलांगना नदी जो है भागीरथी आके मिलती है, जो अलकनंदा से पहले आके मिलती है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए कि जहां पे बिलांगना और भागीरथी मिलती है, यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध, उत्तराखंड के अंदर है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी दोनों चीजें याद रहता है कि टिहरी बांध का उत्तराखंड में कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है। बिलांगना भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद देखते हैं इसकी लंबाई। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई जो है देवप्रयाग, मतलब जहां से अलकनंदा और ये दोनों नदियां मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी, वहां से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक टोटल जो है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। बहुत इजी याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 5 राज्यों में बहती है। ये आपको अलग से सारे किलोमीटर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछे जाते हैं।
सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश में इसके गंगा नदी का सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र है, बाकी कुछ भी याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे कम कहाँ बहती है? झारखंड में, ओनली फॉर 83 किलोमीटर ही जो है झारखंड में बहाव प्रवाहित होती है, ज्यादा नहीं होती उसके। और बाकी सबका किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर किसी कम और ज्यादा याद रखना। सबसे ज्यादा जो है इसका प्रवाह क्षेत्र जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पे? झारखंड के अंदर। फिर देखते हैं कौन कौन से राज्य, ये जरूरी है कि कोई किस राज्य में जो है गंगा नदी का प्रवाह नहीं होता, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे राज्य कौन कौन से। उत्तराखंड, फिर आती है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार के अंदर, फिर झारखंड के अंदर, और फिर जो है पश्चिम बंगाल आती है। और पश्चिम बंगाल में आपको बता दिया 2 धाराओं में बन जाती है, एक हुगली जो दक्षिण में चली जाती है, और एक आगे बढ़ती है जिसका नाम है भागीरथी, और वो पश्चिम बंगाल में जाके उसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्र को जो है छोड़ के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के, जो पर्वतीय क्षेत्रों से निकल के जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? जो हरिद्वार के अंदर। अब गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली नदी पढ़ते हैं यमुना नदी। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी। और यमुना नदी की लंबाई भी थोड़ा अपने ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए या गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो दोनों कौन सी है? वो 1375 किलोमीटर वाली यमुना नदी है। यह नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री से होता है, तो यमुना का जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड में ही। मसूरी श्रेणी के निकट एक जगह है जिसका नाम है ताजेवाल, वहां से जो है ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ताजेवाल से जो है ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है यमुना नदी, और गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में जो है हरिद्वार से प्रवेश करती है। यह नदी गंगा के समानांतर दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होते हुए प्रयागराज में इसका संगम जो है गंगा नदी के बाएं तट से होता है। ये हमने पढ़ लिया, दाएं तट वाली भी पढ़ी थी, बाएं तट से भी होती है। और ये जो है यहाँ से देखो दक्षिण पूर्व में, इधर जो है दक्षिण में और उधर पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में जो ये किसके समानांतर चलती है? गंगा के। ऊपर गंगा चलती है और नीचे जो यमुना चलती है। ये यमुनोत्री से निकल के आती है और ये गंगोत्री से निकल के आती है, और दोनों मिलती कहाँ पे? दोनों आके मिलती जो है इलाहाबाद या फिर इसको प्रयागराज बोला जाता है। प्रयागराज में आके दोनों अपना जल या दोनों का संगम होता है। यमुना नदी की सहायक नदियों में से महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी, ये भी ध्यान रखना कि कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। सिंध, केन, बेतवा, ये सारी नदियां जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां। यहाँ से आप देख सकते हो ये चंबल आ रही है, ये सिंध, ये बेतवा, ये केन, ये सारी नदियां जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इस नदी के तट पर दिल्ली, मथुरा और आगरा शहर स्थित है। बहुत ही महत्व, नदियों के किनारे शहर स्टैटिक जीके का एक अपन वीडियो कर, स्टैटिक वीडियो की जो जीके की कंप्लीट सीरीज लगाएंगे, उसमें जो है ये नदियों के किनारे बसे शहर को भी देखेंगे, भारत के भी और वर्ल्ड के भी। तब अपन देखेंगे ये यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। घाघरा नदी, घाघरा भी आपको पता है दाहिने तट से आके मिलने वाली नदी है। और इसको जो है इसका उद्गम कहाँ होता है? पहले ये देखो, इसका उद्गम जो है वो नेपाल से होता है। नेपाल में कहाँ पे? नेपाल में हिमालय की एक छोटी जिसका नाम है मानधाता छोटी, मानधाता पीक से जो है इसका जो है उद्गम होता है घाघरा नदी का। और घाघरा नदी नहीं होता पहले नाम इसका नेपाल में इसका नाम होता है करनाली या कोरियाल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है या इसके उद्गम स्थान पे इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कर्णाली कहा जाता है, और यहाँ ऑप्शन में नहीं हो तो आप कोरियाल भी ध्यान रखें, कोरियाल या कर्णाली कहा जाता है। भारत के गंगा मैदान में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम जो है वो घाघरा होता है। नेपाल में इसका नाम घाघरा नहीं है। मैदानी क्षेत्र में शारदा नदी, काली नदी या गंगा नदी, सरयू नदी आकर मिलती हैं, जिसके बाद इसका नाम जो है घाघरा से जाना जाता है। इस नदी के संगम के बाद कर्णाली नदी को जो है घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो काली नदी के पास, काली नदी अपने जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पड़ा था, तो सिंधु नदी, सतलज नदी, फिर काली, तीस्ता, तो काली नदी थी। काली नदी को जो है सरयू नदी भी कहते हैं। सरयू नदी बहुत ही कॉमन नेम है जो हमने सुना होगा कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सरयू नदी को काली नदी, काली गंगा या फिर शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है मैदानी भाग में जो है ये आपस में दोनों मिलती है। उसके बाद जो है ये कर्णाली नदी का नाम जो है क्या हो जाता है? घाघरा हो जाता है। आगे देखेंगे शारदा नदी। शारदा नदी इसको सरयू बोला जाता है या फिर काली बोला जाता है, काली गंगा भी बोला जाता है, एक ही बात है। सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो है कुमाऊं हिमालय, हिमालय के प्रादेशिक कुमाऊं हिमालय क्या होता है? ठीक है, तो वो अगर आपको ये नहीं पता, हिमालय को प्रादेशिक विभाजन कश्मीर हिमालय, और उसके बाद अपने देखा धौलाधर श्रेणी, उस नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय को भी कुमाऊं हिमालय बोला जाता है।
तो आप ये ध्यान रखें, नेपाल में जो हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हमने हिमालय वाले चैप्टर में अच्छे से कर रखा है। तो हिमालय के दो जो है हमने वीडियो बनाए हैं, दोनों को आप जो अच्छे से देखें ताकि आपको इन सब में जो भी टर्म्स आ रही है उनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कुमाऊं हिमालय के जो है मलान हिमनद, जो मलान ग्लेशियर है वहां से होता है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। जो शारदा नदी का जो उद्गम होता है वो कुमाऊं हिमालय मतलब नेपाल हिमालय का जो जगह है मलान हिमनद, जो मलान ग्लेशियर से वहां से निकल के आती है और जहाँ पे उसका नाम क्या होता है, गौरी गंगा होता है। और इस नदी को सीमा क्षेत्र में काली गंगा या चेका नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम क्या होता है, काली नदी, काली गंगा या फिर चेका नदी भी कहा जाता है। और ये नदी बाराबंकी जो है के निकट जो है घाघरा नदी में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र गंगा, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में घाघरा नदी में प्रवेश करती है। फिर आगे देखते हैं गंडक नदी। ये भी जो है दाहिने तट से आके मिलने वाली नदी है, गंगा की सहायक नदी जो हमने देखा था। यहां से आप ये देख सकते हो, देखो एक मिनट आपको थोड़ा मैप दिखाते हैं। ये जो है ये कर्णाली रिवर है। कर्णाली रिवर कोई और नहीं है, कौन सी नदी है, घाघरा नदी है। और इधर से कौन सी नदी निकल के आती है, इधर से काली, शारदा या फिर इसको जो है सरयू नदी बोलते हैं। और ये दोनों कहाँ आके मिलती हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में, जिसका नाम है बाराबंकी। ठीक है। और उसके बाद घाघरा नदी जाके किस में मिलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। राप्ती नदी का नाम भी सुना होगा, जैसे गोरखपुर का नाम सुना। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे है, राप्ती नदी के। तो राप्ती भी जो है वो घाघरा नदी की ही सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। राप्ती नदी जो है वो भी घाघरा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी के बारे में देखते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या मैदानी भाग में जो है नारायणी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, इनके उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है। कर्णाली जो है घाघरा नदी को कहा जाता है। 2 से 3 बार आप रिवाइज करते तो आपको अच्छे से याद हो जाता है कि गंडक नदी को क्या क्या के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं, जिसको जो है नारायणी नाम से जाना जाता है। और सोनपुर के निकट जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सारी की सारी जो है दाहिने तट से आके मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी और महानदी। कोसी नदी के बारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो स्टैटिक जीके में बहुत बार पढ़ते हैं कि किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और क्यों कहा जाता है ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि कोसी नदी को बिहार का अशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने मार्ग बदलने के लिए नदी को ख्यात है। अपने साथ जो भी अवसाद का जो है लेके आती है, वो जो उसकी ही राह में बाधा बन जाते हैं। और राह में बाधा बनने से वो अपनी जो राह चेंज कर लेती हैं, जो जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको जो है बाढ़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको जो है बिहार का अशोक कहा जाता है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियां आपने देखी थी, 2 प्रकार की नदियां होती है, पूर्ववर्ती नदियां और अपवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां का मतलब जिसका निर्माण जो है आत्मपर्व श्रृंखला से पहले ही उन जो नदियां बह रही होती हैं उनको पूर्ववर्ती बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी जो गार्ज का निर्माण करती है उनको क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती नदियां। जिनका निर्माण जो है हिमालय से, जो नदियां जो है हिमालय के निर्माण से पहले से ही बह रही है उनको पूर्ववर्ती नदियां बोला जाता है। तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है, इसे बिहार का अशोक के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष कई गांवों को इसके चपेटे में ले लेती है और बाढ़ से भारी तबाही मचाती है। इसी कारण इसको बिहार का अशोक कहा जाता है। महानदी ये गंगा नदी के बाएं तट पर जो है अंतिम सहायक नदी है, जो पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी के निकट जो है दार्जिलिंग हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है। सबसे दक्षिण की ओर से या सबसे दाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है, तो ये कौन सी, महानंदा नदी है। और ये निकलती कहाँ है, पश्चिम बंगाल। आपने मैं पहले बता दिया था, पश्चिम बंगाल से ही निकलती है। कहाँ से, सिलीगुड़ी से। और सिलीगुड़ी जो है दार्जिलिंग हिमालय का हिस्सा है और वहां से निकल के जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखेंगे हम लोग चंबल नदी। चंबल नदी का आपके उद्गम ध्यान रखना, ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में, और मऊ से निकलती है। मऊ जो है कहाँ, मध्य प्रदेश में। और पहाड़ी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जाना पाव की पहाड़ियों का बोला जाता है। सिंधु नदी, चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। इस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बांध आदि बनाए हुए हैं। जब बांध पढ़ेंगे तो भी इनको और पढ़ेंगे कि कौन कौन से बांध जो है वो चंबल नदी पर बने हुए, कहाँ बनाए हुए हैं। तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बांध या कोटा बैराज भी बोलते हैं, ये कहाँ बनाए हुए हैं, इस चंबल नदी पर बनाए हुए हैं। और चंबल नदी अपनी उत्खात या खड्डे वाली भूमि वाली भू आकृति के लिए विख्यात है। जिसे जो है चंबल का बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ क्या होता है, आप जानते हो कि जब कोई नदी बहती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है तो आसपास का पानी जो उस नदी में आता है, तो आसपास का पानी जो है वो नदी में आता है, तो आसपास की जमीन या मिट्टी जो है वो कटती रहती है और बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है। और तो चंबल नदी के जो है पास में जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो वो चंबल नदी के बाद जो पानी आता है बारिश का,
तो बहुत ही वो जमीन को काट काट के जो है चंबल नदी में लेके आ जाता है, और बीच में वहाँ जो है खड्डे हो जाते हैं बहुत ही गहरे गहरे, और वहाँ पे जो है उस जगह को जो है बड़े खड्डे या फिर उसको बीहड़ कहा जाता है। और आपने ये भी नाम सुना होगा बीहड़ के डाकू, ठीक है, पान सिंह तोमर वाली मूवी। चंबल नदी की सहायक नदियों में से चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, बामनी, मेज, ये सब नदियां जो है वो चंबल की सहायक नदियां आती है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन कौन सी, ये तो देखो छोटी छोटी सी नदियां वो याद रखने हैं, और चंबल नदी महत्वपूर्ण नदियां इसलिए जो है इसके जो सहायक नदियां लिखी है, बाकी गंडक और अपने पढ़ा है घाघरा, इन सब की जो है कोई ज्यादा सहायक नदियां नहीं पड़ी है। घाघरा की एक ही सहायक नदी पड़ी है अपने सरयू, जो महत्वपूर्ण है। तो काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बामनी और बनास और मेज, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदियां हैं। अब आ गया बेतवा और सोन। बेतवा और सोन, बेतवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी, अभी अपन ने देखा था, थोड़ी महत्वपूर्ण है इसलिए हमने यहाँ लिख ली। ये नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमरा गांव के समीप विंध्याचल के पर्वत से निकलती है। बहुत ही लंबा जो है, एक अपन ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन ट्रिक से जो है इन सभी नदियों के जो उद्गम स्थलों को पढ़ेंगे, जल्दी बनाएंगे ताकि आपको ये साथ में पढ़ो उसके साथ में जो है उसको भी पढ़ सको। ये हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी से मिल जाती है। इसके तट पर प्रसिद्ध प्राचीन एवं सांस्कृतिक नगर सांची और विदिशा भी स्थित है। ये भी बेतवा नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है, और इसके तट पर प्राचीन और सांस्कृतिक नगर कौन कौन से? सांची और विदिशा। ये कौन सी नदी के तट पर है? ये जो है इसी बेतवा नदी के तट पर है। आगे देखते हैं बेतवा और सोन नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के, बेतवा नदी जो वो चंबल की सहायक नदी, सॉरी, बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के निकलती है विंध्याचल पर्वत से। और जगह की बात की जाए तो कुमरा गांव कौन से जिले का है? रायसेन। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश के, और ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी, और यमुना में जो है कहाँ मिलती है? हमीरपुर पे जाके जो है यमुना से मिलती है। जो प्राचीन शहर है कौन कौन से? सांची, जहां अपन पढ़ते हैं सांची के स्तूप, और विदिशा, ये दोनों ही शहर जो है कौन सी नदी के किनारे हैं? दोनों ही जगह किसी नदी के किनारे पर है? वो बेतवा नदी के किनारे पर है। सोन नदी, सोन नदी के महत्वपूर्ण क्या है? सोन नदी का जो है उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक की पहाड़ियां। जब हम लोगों ने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के लिए पढ़ी थी, सतपुड़ा में ये पढ़ा था कि एक तो राजपीपला की पहाड़ियां हैं, उसके बाद देखा था अपने महादेव की पहाड़ियां, उसके बाद मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वहां जो है अमरकंटक है, जहां से दो नदियों, महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन। तो सोन नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अंत में ये बिहार में पटना शहर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोन नदी और गंगा नदी का उद्गम कहाँ, सॉरी, संगम कहाँ पे होता है? तो बिहार के पटना में होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि पटना नदी कौन से नदी के, पटना शहर जो है वो कौन सी नदी के तट पर है? तो पटना शहर तो वो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसकी सहायक नदियों में से कौन कौन सी है? रिहंद, कनहर, उत्तरी गोयल, ये सारी नदियां जो इसकी सहायक नदियां भी है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिहंद याद रखना, क्योंकि रिहंद नदी पर जो है रिहंद बांध भी बना रखा है। तो ये किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। केन नदी, केन भी जो है वो गंगा की, सॉरी, यमुना की सहायक नदी है। यह नदी मालवा के पठार से निकलकर मध्य प्रदेश में पन्ना से निकलकर बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकलती है, और कहां पे? बांदा जिले में जो है यमुना नदी से मिल जाती है। इतना ही याद रखना, और कुछ ज्यादा नहीं। दामोदर नदी, दामोदर नदी के बारे में कहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। हमने छोटा नागपुर पठार पढ़ा था, तब दामोदर नदी का जिक्र किया था कि दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर पठार को काट के दो भागों में बांट देती है। उत्तर में जो है वो हजारीबाग का पठार, दक्षिण में जो वो रांची का पठार स्थित है। तो बीच में से कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है, ठीक है। और इसका उद्गम कहां से होता है? छोटा नागपुर पठार के, और झारखंड के लोहरदगा जिले के जो है कुरुप प्रखंड से होता है। ये भी ध्यान रखना है कि भाई झारखंड से तो होता है। जगह कौन सी? कुरुप प्रखंड है। जिला कौन सा है? लोहरदगा। इसे जो है देव नदी भी कहा जाता है। जो इसका उपनाम है उसका क्या नाम है? देह नदी। आसनसोल जिले के एक संकीर्ण स्थान में गंगा नदी के डेल्टाई मैदान में प्रवेश करती है और हुगली नदी में मिल जाती है। तो आपको पता होगा कि जब हुगली नदी क्या होती है? गंगा नदी का जो एक दक्षिण में और मुड़ जाती है पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी की दो धाराएं, एक जो पश्चिम बंगाल में रहती है उसका नाम है हुगली। तो आसनसोल के पास जो है ये हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। इस नदी को पूर्व में बंगाल का शोक कहा जाता था, अभी तो नहीं कहा जाता, क्योंकि सबसे इसके ऊपर बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं।
जब परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहली बार परियोजना जो है दामोदर नदी पर ही चलाई गई थी। बहुत सारे बांध बनाए गए, तो बांध बनाने की वजह से जो है इसमें बाढ़ की मात्रा कम हो गई, लेकिन इससे पहले बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती थी। इसलिए दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता था। पूछ भी ले दामोदर जो है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी। आगे देखेंगे, देखो 2 नदी तंत्र हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने जो है अलग अलग आपको ना भटका के आपको सब कुछ एक ही वीडियो में हम दे देंगे। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन सारा का सारा जो है आपको आधे घंटे के या 45 मिनट के आपको 3-4 वीडियो देखने की बजाय आप ये एक वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ, और ये पॉसिबिलिटी है कि ना के बराबर क्वेश्चन इससे बाहर जा सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स इनमें इंक्लूड कर रखे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है हिमालय नदी तंत्र में जो है 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के निकट जो है चेमा युंगडू ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर का नाम याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसके पास एक ग्लेशियर है। एक तो एक बोखरसू जहां से सिंधु नदी निकलती है, एक राकस ताल है जहां से सतलज नदी निकलती है, और एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडू। ये ग्लेशियर कहां पे है, तो इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अधिकांश भाग जो है चीन में प्रवाहित होता है। तिब्बत या चीन एक ही भाग है, तिब्बत जो है चीन का ही भाग है। अधिकांश भाग जो है वो चीन में प्रवाहित होता है। भारत में इसकी लंबाई बहुत ही कम है, 916 किलोमीटर है। दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब नदी की बात की जाए तो आपको पता होगा, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये जो इंडिया का मैप है, ठीक है, यहां से ये नदी जो है यहां से निकल के तिब्बत से और यहाँ पे लगभग 1200 किलोमीटर जो ये मरुस्थल में चल के आती है, ठीक है, और ये तिब्बत में चल के आती है। और तिब्बत में इस नदी को जो है क्या कहा जाता है, इस नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को या किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर 1200 किलोमीटर चल के जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है एक गार्ज का निर्माण करती हैं। गार्ज या कैनिन हमने देख लिया था क्या होता है, महाखड्ड की पूर्ववर्ती नदियां जो है अपन पर्वतों को काट काट के गहरे खड्डे का निर्माण करते हैं, जिसको जो है गार्ज कहते हैं। तो एक गार्ज का नाम निर्माण करते हैं जिसका नाम है दिहांग गार्ज। तो अरुणाचल प्रदेश में निर्माण जो है प्रवेश करते हैं, इस नदी का नाम भी क्या होता है, दिहांग नदी भी होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कहां से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, और कौन से गार्ज का निर्माण करती है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नदी जो है वो असम घाटी के अंदर बहती है, और असम के अंदर इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम घाटी से बहती हुई फिर जो है कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या होता है, जमुना होता है। तो जमुना और गंगा नदी का जो है बांग्लादेश में नाम पद्मा होता है, और पद्मा और जमुना जब मिलती है, और उसके बाद एक और मणिपुर से आके एक और नदी मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी, जिसको बराक नदी भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है सारी नदियों को जो है पानी मिला के एक साथ जो है सुंदरवन डेल्टा बनाता है, और उस नदी को जो है मेघना नदी मिलने के बाद जमुना, पद्मा और सबको साथ में क्या बोला जाता है, मेघना बोला जाता है। मैं बता दूंगा इसको थोड़ा सा बाद में। अब आगे देखते हैं। मध्य हिमालय में नामचा बरवा जो है सबसे पूर्वी जो है हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत, मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे माखड़ का निर्माण करते हैं, और इसी गार्ज से नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और वहीं से भारत के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए इसको दिहांग के नाम जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी जो है 2 प्रमुख सहायक नदियां मिलती हैं, जिसका नाम है दिबांग और लोहित। और दिबांग नदी को जो है सिकांग भी कहा जाता है, ठीक है। तो दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियां, ये महत्वपूर्ण है। वो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये असम में मिलती है। और इसके बाद इसकी नदी की जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जो ये 2 नदियां मिलती हैं उसके बाद इन नदियों को जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। या ऐसा ही पूछा जाता है कि असम में जो है इस कहां पर इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है, तो असम घाटी में, असम में प्रवेश के बाद जो है इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है। पहले इसका नाम होता है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग। असम घाटी में ये नदी बहती है। उसके बाद देखते हैं इस नदी की सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, थोड़ा आप इनमें से देख सकते हो। ये जो है ये दिहांग रिवर है, एक मिनट, ये जो दिबांग रिवर आ रही है उसके बाद जो है 2 नदियां मिलती हैं, एक दिबांग और एक कौन सी है,
ये लोहित नदी है और एक दिबांग लोहित है। दिबांग ये रही, दिबांग और लोहित दोनों नदियां जो है ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। फिर और नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी, धनश्री हो गई, सुबांगश्री हो गई, और भी कौन सी है, मानस है, तिस्ता है। ये सारी नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं, इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। नाम याद रखेंगे कौन कौन सी, पकला दिया, दिबांग और लोहित अभी बता दिया, धनश्री सुबांश्री साथ में याद रखेंगे, मानस और तिस्ता साथ में याद रखेंगे। तिस्ता जो है इसको जो है सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि तिस्ता का उद्गम जो है वो सिक्किम में होता है। और ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और एक और कौन सी रहेगी, जिया भरेली। तो पगला दिया, दिबांग, लोहित, जिया भरेली, धनश्री, सुबांश्री, मानस और तिस्ता, ये सारी सहायक नदियां किसकी है, वो ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है, और बांग्लादेश में इस नदी को तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, और इसके बाद इसका जो है जमुना कहलाती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और दाहिने तट से इसको जो है बांग्लादेश के अंदर एक और नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, तिस्ता। और तिस्ता आती कहाँ से, वो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से आती है। अपन ये भी ध्यान रखना कि तिस्ता का उद्गम कहाँ होता है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, वहां से उद्गम होता है तिस्ता नदी का। अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन समझा देता हूँ कि इधर से जो है कौन सी नदी आती है, जमुना, जिसको जो ब्रह्मपुत्र नदी है। इधर से नदी आती है कौन सी, पद्मा, जो गंगा नदी है, गंगा जिसको बांग्लादेश के अंदर क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। दोनों नदियां मिलकर आगे बढ़ती हैं कि आगे जो है एक मणिपुर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना नदी, बराक नदी भी जिसको बोलते हैं मेघना नदी। अब मेघना नदी के इसके साथ मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं, इस पूरी नदी को क्या बोला जाता है, मेघना। और मेघना नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ही इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी वनस्पति। और सुंदरी वनस्पति के कारण इस डेल्टा को क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, इसलिए जिसको इसको जो है सुंदरवन डेल्टा और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा के रूप में भी पढ़ा जाता है। आगे खत्म। आज हमने जो है तीनों सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तीनों को अच्छे से अध्ययन कर लिया है। सारे के सारे पॉइंट जितने जो है सहायक नदियों के रिलेटेड, उनके उद्गम स्थान से वो किसकी सहायक नदियां हैं और महत्वपूर्ण सहायक नदियां और जो छोटी छोटी नदियां उनके भी बारे में आपने पढ़ा है। कल के वीडियो हम जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय भारत के अपोहा तंत्र के बारे में देखेंगे, जिसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, इन सारे के सारी नदियों को और भी बहुत छोटी छोटी नदियां उन सबके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम एक ऑब्जेक्टिव जो है आधे घंटे पौन घंटे का एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर उन से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हिमालय की नदियां और उससे पहले अपने जो टॉपिक पढ़ा था उससे सारे के सारे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन वहां पे ऐड करेंगे और आप उस वीडियो को जरूर देखें। पीछे वाले वीडियो अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास से लेके हिमालय को निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत और भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।